हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वाराहाट, आपका स्वागत करता हूँ। अब आज की क्लास आपकी है थर्मोडाइनमिक्स। आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडाइनमिक्स। तो ऐसा पिछली यूनिट्स हमने मोस्टली कंप्लीट कर ली हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स के बारे में, थर्मोडाइनमिक्स बेटा एक बात का ध्यान रखिए, कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में थर्मोडायनेमिक्स अगर आ गई तो फिजिकल केमिस्ट्री आ गई। समझिए, फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा बेस जो है वो थर्मोडायनेमिक्स से शुरू होता है। थर्मोडायनेमिक्स नहीं आई, कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स को बहुत ध्यान से समझना। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, बेझिझक कभी भी पूछें, मैं रेडी आपकी हमेशा सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। अब जो है हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। मैंने क्यों कहा फिजिकल केमिस्ट्री, या फिर ये कहें केमिस्ट्री भी है सारी थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, या हीट या एनर्जी कहें, खाली द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट और एनर्जी, या हीट एनर्जी कहें। तो स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी और हीट, मतलब एनर्जी, एनर्जी और हीट। थर्मो मीन्स एनर्जी या हीट, एंड डायनेमिक्स मीन्स इट्स फ्लो, मूवमेंट, मूव कर रही है। एक्चुअली ये सारी दुनिया में जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, धरती घूम रही है, सन जो है कर रहा है, इट इज ऑल अबाउट फ्लो ऑफ हीट। हीट एक जगह से जाती है दूसरी जगह, दूसरी जगह से जाती है तीसरी जगह, फिर ये उससे क्या क्या हो जाता है, सारा फ्लो ऑफ हीट है। हर जगह फ्लो ऑफ हीट चल रहा है कंटिन्यूसली। सन अपनी हीट को लगातार दे रहा है, इधर हीट उधर से आती जा रही है, एनर्जी उधर से आती जा रही है और यहाँ पे समाती जा रही है। ठीक है, तो जैसे हम अगर ब्रॉडली सोचें तो सन रोज एनर्जी देता है, रोज एनर्जी देता है ना। तो अर्थ की एनर्जी कंटिन्यूसली बढ़ती जानी चाहिए, वहां से तो एनर्जी आ ही रही है। तो एनर्जी एक टाइम आएगा इतनी बढ़ जाएगी कि अर्थ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? है, हो भी सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली पूरा खेल क्या है? क्या हीट बढ़ रही है, क्या एनर्जी बढ़ रही है, या कुछ और खेल है, या कांस्टेंट रह रही है, जितनी आ रही है उतनी कहीं चली भी जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है? ये सारी चीज़ें हम समझने वाली हैं, देखने वाली हैं। उसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी डीपली करनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी डीपली करनी होगी। स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, तो अब हम स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट करते क्यों हैं? स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट हम करते क्यों हैं? तो थर्मोडायनेमिक्स के जो स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कई बार क्वेश्चन आया, व्हाट इज स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स। ठीक है, बहुत आसान है कि स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते ही क्यों हैं, क्या क्या फायदे मिलते हैं इसको पढ़ के, इसका मतलब है स्कोप, किसी चीज का स्कोप। जैसे स्कोप ऑफ घूमना फिरना, मतलब हम घूमते फिरते ही क्यों हैं, क्या स्कोप घूमने फिरने का, मजा आता है ना। ऐसे थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं, मजा आता है इसमें भी, है ना, लिख देना मजा आता है। ठीक है, स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मजा आता है, नहीं लिखना है। करना क्या है स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, हम कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हमारे आसपास जितने हो रहे हैं, वो या तो फिजिकल चेंज होगा, वो या केमिकल चेंज होगा। दो तरह के चेंजेस की बात करेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंज होगा या नहीं होगा। एनी फिजिकल और केमिकल चेंज विल अकर और विल नॉट अकर, होगा या नहीं होगा, ये समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। कि कोई भी फिजिकल चेंज है, जैसे आपने बर्फ रखी, ठीक है, वो पिघलेगी या नहीं पिघलेगी, वो फिजिकल चेंज हो गया ना। तो कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स बताएगी, वैसे तो गधा भी बता देगा, है ना।
लेकिन यहाँ तो थर्मोडायनेमिक्स बताएगी भैया, यहाँ थर्मोडायनेमिक्स बताएगी कि बर्फ़ पिघलेगी या नहीं पिघलेगी, क्योंकि हमेशा पिघलेगी ही कहना गलत है। अगर आप ग्लेशियर्स में चले जाइए तो नहीं पिघलेगी, है ना, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो वो कंडीशन सारी देखने के बाद थर्मोडायनेमिक्स बताएगी कि वो चेंज होगा या नहीं होगा। यानी कि एनी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज विल अकर और नॉट, विल अकर और नॉट, अकर और नॉट, ये पता चलता है किससे, थर्मोडायनेमिक्स से। जैसे कोई फिजिकल या केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज रिएक्शन होती है ए टू बी, ये चेंज हो रहा है, ए यहाँ से चला यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये कौन बताएगी, थर्मोडायनेमिक्स। ए जो है ये चल के यहाँ जाएगा या नहीं जाएगा, ये कौन बताएगी, थर्मोडायनेमिक्स। दूसरी चीज थर्मोडायनेमिक्स क्या बताती है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बताती है, या फिर ये कहें एक्सटेंट ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज, एक्सटेंट ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज मतलब, या ये कहें और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये कौन बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स बताएगी। मतलब भाई साहब ए थे, ये चलेंगे नहीं चलेंगे पता चल गया, अब चलेंगे तो कितना चलेंगे, कितना चलेंगे, काफी दूर तक पूरा ही चल जाएंगे, या आधे जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, या जाते रहेंगे आते रहेंगे, चलता रहेगा। इक्विलिब्रियम तो यही होता है, जाते भी रहेंगे आते भी रहेंगे, चलता रहेगा। इक्विलिब्रियम होगा या चले ही जाएंगे या क्या होगा, ये सब किससे एक्सप्लेन होने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स से होने वाला है ना मजेदार, है ना मजेदार, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार है। पहले तो ए चलेगा या नहीं चलेगा, यानी कि ये शुरू होगा नहीं होगा, अक्कर होगा यानी कि ये कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होगा या नहीं होगा, पता चल गया, होगा तो कितना होगा ये पता चल गया। इसके अलावा एक और यूज है थर्मोडायनेमिक्स का बहुत अच्छा, वो क्या यूज है कि जितने भी लॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री हैं, हमने जितने लॉज पढ़े हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है, वेपर प्रेशर के लॉज हैं, जितने भी लॉज हैं उन सब को ड्राइव किया जा सकता है यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स। डेरिवेशन ऑफ ऑल द लॉज, यानी कि उनका वेरिफिकेशन हो सकता है। अगर वो लॉ सही है तो वो थर्मोडायनेमिक्स से ड्राइव हो जाएगा, और अगर वो लॉ सही नहीं है तो थर्मोडायनेमिक्स से उसका डेरिवेशन निकल के नहीं आएगा, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ ऑल द लॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, डेरिवेशन ऑफ ऑल द लॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, डेरिवेशन मतलब ये उसको एक अप्रूवल देता है, थर्मोडायनेमिक्स किसी लॉ को अप्रूवल दे सकती है कि ये लॉ थर्मोडायनेमिकली ठीक है, थर्मोडायनेमिकली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब सारे लॉज को, डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, लॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब एक चीज और है बेटा, ये तो स्कोप की बात होगी, तीन स्कोप, तीन है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब कोई चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो बेटा, मैं कितना भी अच्छा क्यों ना हूं, लेकिन कमियां तो होंगी, है ना, प्रॉब्लम्स तो होंगी, है ना, भगवान तो कोई है नहीं, ना हो सकता है, वो पता नहीं क्या है, ये कोई नहीं जानता, है ना, ठीक है। तो कमियां सब में है, तो कमियां थर्मोडायनेमिक्स में भी हैं, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी बात करते हैं, लिमिटेशंस, ठीक है। व्हाट आर डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट आर डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहली लिमिटेशन, इट इज बल्क फिनोमिना, इट इज बल्क फिनोमिना। अब इसका मतलब आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, बल्क फिनोमिना, ठीक है, एंड bulk phenomena and not applicable to microscopic system, means it is bulk phenomena, hence it is macroscopic, मतलब क्या है इसका, आप समझाता हूँ मैं आपको। it is a bulk phenomena and hence it is macroscopic quantity। macroscopic quantity क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जो एप्लीकेबल हो बहुत सारे मैटर के ऊपर, मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स किसी एक गैस मॉलिक्यूल की कोई थर्मोडायनेमिक्स नहीं होगी, एक गैस के एटम की कोई थर्मोडायनेमिक्स नहीं होगी, ठीक है। यानी कि एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल में थर्मोडायनेमिक्स की बात खत्म हो जाएगी। जब आप माइक्रोस्कोपिक में चले जाएंगे, बहुत छोटे लेवल पे जाएंगे, तब थर्मोडायनेमिक्स का यूज खत्म हो जाएगा,
वहाँ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई नहीं होती, यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, मीन्स कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन एटॉमिक और मॉलिकुलर लेवल। मतलब इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन एटॉमिक और मॉलिकुलर। हम ये कहना चाहें कि एक मॉलिक्यूल की कुछ थर्मोडायनेमिक्स होगी या एक एटम की कुछ थर्मोडायनेमिक्स होगी, नहीं। बल्क फिनोमिना का मतलब क्या है, ये तभी अप्लाई होती है जब बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल बल्क में होते हैं हमारे पास। बल्क में खूब सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो एक सिस्टम बनाएंगे और उस सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स हो सकती है। ठीक है, अब आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल वाटर का आपके पास है, वो आइस फॉर्म में है, फिर उसको लिक्विड फॉर्म में बदलोगे, कैसे बदलोगे भैया? एक मॉलिक्यूल की तो कोई आप वही नहीं कर सकते, कोई स्टडी नहीं कर पाओगे थर्मोडायनेमिकली कि आप देख पाए कि वो बदल रहा है, नहीं दिखेगा ही नहीं, वो कैसे करोगे? तो ये बल्क में ही इसको किया जा सकता है थर्मोडायनेमिक्स को। एटॉमिक यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थर्मोडायनेमिक कोई भी स्टडी नहीं हो सकती। तो ये कमी है इसकी कि थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट स्टडीएबल ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल। दूसरी कमी क्या है इसकी? दूसरी कमी जो है थर्मोडायनेमिक्स की बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये तो बताता है कि ए यहाँ से चल के आगे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, भले ये केमिकल चेंज हो या यहाँ से चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो कितना चलेगा, लेकिन ये नहीं बताता कितनी स्पीड से चलेगा, तेज चलेगा या धीरे चलेगा। तो तेज भी चल सकता है, धीरे भी चल सकता है, कोई मतलब नहीं थर्मो। ये तो इतना ही बताएगा चल दिया है, और इतना भी बता देगा इतना तक चलेगा, फिर रुक जाएगा या फिर वापस आ जाएगा, यानी कि रिएक्शन पहले फॉरवर्ड चलेगी फिर बैकवर्ड आने लगेगी, बताएगा थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन कितनी तेजी से चलेगी? थर्मोडायनेमिक्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज। ये कुछ नहीं बताता, डज नॉट give any information about rate of physical और chemical change। ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज समझ में आ गया। तो ये तो थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं, लेकिन उसको पढ़ने में क्या क्या फायदे हैं वो तो हो गया, क्या क्या दिक्कतें हैं ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते जरूर हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी बातों पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ये बातें ना चैप्टर में शुरू में लिखी होती हैं, तो हमें तो लगता नहीं बात की चीज़ें डिफिकल्ट हैं, उनको पढ़ डालो। बात की चीज़ें डिफिकल्ट तो हैं बेटा, ठीक है, लेकिन अगर शुरू की चीज़ें नहीं आएंगी ढंग से तो बात की चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी कि हम ये सारा कार्यक्रम कर क्यों रहे, क्यों कर रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं उसका औचित्य क्या है, कोई मतलब नहीं समझ में आएगा। तो अब हम समझ चुके हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टर्म्स हम क्या क्या यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे पहला टर्म हम यूज करते हैं सिस्टम, दूसरा हम यूज करते हैं सराउंडिंग, तीसरा हम यूज करते हैं बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। ठीक है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम पूरा यूनिवर्स का वो हिस्सा है जो अंडर स्टडी है, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी। मतलब आपने एक बीकर के अंदर कुछ पानी लिया और आप उसका फिजिकल चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब उसको वेपर में बदलना चाह रहे हैं या उसको सॉलिड में बदलना चाह रहे हैं, तो ये वाला पार्ट जो है जिसको आप देख रहे हैं, जिसमें आप चेंज देखना चाहते हैं, जिसमें मान लीजिए इसमें कोई रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, तो ये पार्ट अंडर स्टडी है। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, सिस्टम। सिस्टम इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी इज नोन एज सिस्टम। ठीक है, द रेस्ट ऑफ यूनिवर्स, जितना भी बचा हुआ हिस्सा है यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स यानी कि बचा हुआ पूरा कमरा ना, द रेस्ट ऑफ होल यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग। रेस्ट यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग। और ये कौन सा है, पार्ट अंडर स्टडी। कौन, किसका पार्ट, यूनिवर्स का पार्ट। यूनिवर्स का वो पार्ट अंडर स्टडी है। ठीक है, अंडर स्टडी जो पार्ट है वो जो है, पार्ट अंडर स्टडी जो है वो क्या है, सिस्टम है। और रेस्ट पार्ट इज व्हाट, रेस्ट पार्ट।
पार्ट रेस्ट ऑफ यूनिवर्स इज जो है वो सराउंडिंग है। और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो दोनों के बीच में सेपरेशन है वो बाउंड्री है। मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग कर रही है वो क्या है, बाउंड्री है। कई बार बाउंड्री रियल होती है, कई बार बाउंड्री इमेजिनरी होती है। बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल का मतलब कि आपने ये सिस्टम पूरा बंद कर दिया तो ये सिस्टम पूरा अलग हो गया, अलग है, और इसके चारों तरफ का हिस्सा अलग है, तो यहाँ बाउंड्री क्या है, रियल है। एक मिनट, एक एक, एक यार क्या कह रहे हैं,